माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और उसमें हम पूरे कर रहे हैं अपने 40 क्वेश्चन। उसी वे में आज हमारे क्वेश्चन का नंबर है 18वां या 18 नंबर। तो आज हम बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी के बारे में। ये सब आप जानते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है उसके अंदर ये 7th चैप्टर है अप्रोक्स, वो है सिक्योरिटी या सुरक्षा क्या है। तो सबसे पहले आज हम सुरक्षा की बात करेंगे। अब सुरक्षा के जितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से सुरक्षा होती है, सुरक्षा से पहले या जो हमारी सिक्योरिटी है उससे पहले हम थ्रेट पढ़ेंगे कि थ्रेट क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होता है। इसका शाब्दिक मतलब, इसका वर्डियल मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। क्या मतलब होता है इसका? फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी किसी भी तरह के खतरे से आजादी। किसी भी तरह के खतरे से आजादी। खतरे से आजादी। खतरे से आजादी का मतलब है सुरक्षा। लेकिन इससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये खतरा क्या चीज है या ये थ्रेट क्या होता है। तो हम बात करते हैं थ्रेट की। थ्रेट मैंने यहाँ पर लिखा है और थ्रेट की डेफिनेशन भी आगे दी है। वह चीज या जो केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाए। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को या हमारी कोर वैल्यू को हार्म करे उसे हम थ्रेट कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे केंद्रीय मूल्य या कोर वैल्यू को हार्म करे, नुकसान पहुंचाए, उसके लिए खतरा बने, उसे हम खतरा कहेंगे या थ्रेट कहेंगे। ठीक है। कोर वैल्यू। अब ये जो कोर वैल्यू होती है ना, ये सबकी अलग अलग होती है। मेरी कोर वैल्यू अलग है, आप लोगों की कोर वैल्यू अलग है, हमारे नेशन की कोर वैल्यू अलग है, हमारी दुनिया की कोर वैल्यू अलग होती है। हर कंट्री की कोर वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, हर कंट्री का थ्रेट, हर कंट्री का खतरा अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से खतरा है, क्या और देश ऐसे हैं जो दुनिया में और देश है, क्या उनको भी इन्हीं दो देशों से खतरा है? ऐसा नहीं है ना। हर देश के लिए खतरा अलग चीज है, हर देश के लिए खतरा अलग अलग जगहों से आता है। ठीक है। बहुत सारे खतरे ऐसे हैं जो हर कंट्री के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए हर चीज की कोर वैल्यू या केंद्रीय मूल्य अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे कि इस सुरक्षा के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा खतरे से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज थ्रेट। तो थ्रेट यानी जो हमारी कोर वैल्यू को हार्म करे, जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाए। केंद्रीय मूल्य या कोर वैल्यू जो सबकी अलग अलग होती है, ये कह लो आप हमारी जान जो कोर वैल्यू होती है ना, हमारा सेंट्रल वैल्यू जो होता है उसे हम केंद्रीय मूल्य या कोर वैल्यू कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये सुरक्षा क्या है या इस सुरक्षा के टाइप्स कितने होते हैं। हमारी बुक में इस सुरक्षा के 2 टाइप्स बताए गए हैं। कितने टाइप्स बताए गए हैं? 2 टाइप्स बताए गए हैं। हम इसे 2 टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल। सबसे पहले ट्रेडिशनल और दूसरा जो है वो है नॉन ट्रेडिशनल। दूसरा कौन सा है? नॉन ट्रेडिशनल। दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि परंपरागत, यानी कि परंपरागत व अपरंपरागत। अपरंपरागत, परंपरागत और अपरंपरागत। ये मैंने अभी आपको जो टाइप लिखे हैं, ये दोनों टाइप सिक्योरिटी के टाइप्स हैं। और इन्हीं दोनों टाइप की अगर सिक्योरिटी होती है तो इन्हीं दोनों टाइप के खतरे भी होते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल खतरे और नॉन ट्रेडिशनल खतरे। ट्रेडिशनल खतरे और नॉन ट्रेडिशनल खतरे या नॉन ट्रेडिशनल अपरंपरागत थ्रेट्स। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस परंपरागत को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस परंपरागत को या ट्रेडिशनल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाहरी। आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। बात करते हैं कि ऐसे कौन से परंपरागत खतरे हैं, ऐसे कौन से ट्रेडिशनल थ्रेट है जो हमारे देश में इंटरनल होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे इंटरनल होते हैं, और कौन से ऐसे थ्रेट हैं जो हमारे देश के लिए एक्सटर्नल होते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एक्सटर्नल की बात करेंगे। ऐसे खतरे जो हमारे देश में बाहर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री ने हम पर अटैक कर दिया है, किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट है वो, हमारे लिए क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट है। और मान लो कोई वॉर हो गया, कोई युद्ध हो गया, तो वो भी एक्सटर्नल थ्रेट है ना। कोई और कंट्री हम पे अटैक करेगी तभी तो वॉर होगा, तभी तो युद्ध होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट बोलते हैं या बाहरी खतरा बोलते हैं। और ऐसे खतरे जो हमारे देश के अंदर ही पैदा होते हैं उन्हें हम इंटरनल थ्रेट बोलते हैं या आंतरिक खतरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कि सिविल वॉर हो गया, जैसे कि 2 जो कम्युनिटीज हैं, 2 बड़े ग्रुप हैं, 2 बड़ी जातियां हैं, 2 कास्ट हैं, आपस में लड़ पड़ी, जैसे हमारे देश में तो होता रहता है, हिंदू मुस्लिमों की जो कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, तो ये इंटरनल थ्रेट कहते हैं। सिविल वॉर होना,
कास्ट का आपस में, दो कम्युनिटीज का आपस में लड़ना, या इंटरनल कोई जैसे आंतरिक घटना हो जाना, कोई आंतरिक कन्फ्लिक्ट हो जाना, जैसे कोई हथियारों की लड़ाई हो जाना, सशस्त्र विद्रोह हो जाना, कोई आर्म्ड एक्शन हो जाना, ये सब इंटरनल थ्रेट्स कहलाते हैं। और इन इंटरनल थ्रेट्स में सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं वो हमारे इंडिया की या हमारी कंट्री की पब्लिक होती है, जनता होती है। हालांकि हम ये कहेंगे कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है, जो युद्ध है, उसमें भी जनता ही परेशान होती है, लेकिन युद्ध में सैनिक परेशान ज्यादा होते हैं, युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं। पर अकेले सैनिक मारे जाए ऐसा कोई युद्ध नहीं होता, क्योंकि इन युद्धों में तो बहुत सारी आम जनता भी तो मारी जाती है। हम इस युद्ध को, या एक्सटर्नल में आप ये लिख लें, एक्सटर्नल में आप युद्ध को जरूर लिखें, एक्सटर्नल में क्या लिखें, युद्ध या वॉर लिखें। कारण, क्योंकि ये परंपरागत खतरा है, क्योंकि ये परंपरागत खतरा है। और अब हम युद्ध को परंपरागत क्यों कहते हैं? क्या कितना पुराना मान सकते हो आप युद्ध को? कितना पुराना आप समझ सकते हो कि एक युद्ध है, एक वॉर है, कितना पुराना हो सकता है? पुराने से भी पुराने जाए तो हम महाभारत की बात करें, महाभारत में भी युद्ध हुआ था, रामायण में भी युद्ध हुआ था, इतना पुराना चला रहा है, इसलिए हमने इसे परंपरागत में डाला है, परंपरागत में, ट्रेडिशनल खतरों में डाला है। किस में डाला है? ट्रेडिशनल खतरों में डाला है। और ट्रेडिशनल में ही हमने इनको भी डाला है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से देश के अंदर भी लड़ाइयां होती जा रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि देश के अंदर जो लड़ाइयां हो रही है वो अभी भी शुरू हुई है, हाल फिलहाल की बात है, ऐसा नहीं है ना। देश के अंदर लड़ाइयां राजा महाराजाओं के टाइम भी हुआ करती थी, और बाहर से खतरे भी राजा महाराजाओं के टाइम आया करते थे। ठीक है, इसलिए हमने ट्रेडिशनल को इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जब हमने ये सिक्योरिटी पढ़ ली है, अब जब हमने सुरक्षा ये पढ़ ली है, इन खतरों के बारे में बात कर ली है, तो इन खतरों से बचने के तरीके भी पढ़ते हैं कि इन खतरों से बचा कैसे जा सकता है। तो बात करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेट, या आप ये कह लो ये जो युद्ध मैंने आपको लिखा था, ये जो युद्ध मैंने बोर्ड पे लिखा था, ये जो मैंने युद्ध लिखा था, इस युद्ध से बचने के कितने तरीके होते हैं, या इस युद्ध से बचने के कितने तरीके अपनाए जा सकते हैं? इस युद्ध से बचने के तकरीबन 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं। कितने तरीके? हमारी बुक में इस परंपरा, या युद्ध लिख लो, या आप ट्रेडिशनल थ्रेट लिख लो, या आप युद्ध लिख लो, या आप ट्रेडिशनल थ्रेट, इसका पॉइंट बना लो, एक ही बात है। ट्रेडिशनल थ्रेट से बचने के पॉइंट्स या उपाय, या युद्ध से बचने के उपाय। हम बात करते हैं कि इस युद्ध से बचने के उपाय कौन कौन से होते हैं, इस युद्ध से बचने के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वॉर की। आप चाहो तो ट्रेडिशनल थ्रेट की भी हेडिंग डाल सकते हो, आप चाहो तो परंपरागत खतरे की भी हेडिंग बना सकते हो। युद्ध की बात करें तो युद्ध में हमारे सामने युद्ध से बचने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारी बुक में मेंशन किया गया है, इस युद्ध से बचने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं मानती हूँ अपरोध को। किसको? अपरोध को। अब आप कहोगे मैडम अपरोध क्या है, डिटरेंस क्या है? अपरोध या डिटरेंस, ये ऐसा तरीका है जो युद्ध से बचा सकता है। अब इस डिटरेंस के अंदर, इस अपरोध के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। इस अपरोध के अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं? 3 पॉइंट्स आते हैं। इस डिटरेंस में हम 3 तरह से बच सकते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले आत्मसमर्पण करो, या तो कोई कंट्री आत्मसमर्पण कर दे, सॉरी, सबसे पहले तो आत्मसमर्पण, या फिर हम कह लें सरेंडर की बात। सबसे पहले तो ये हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑपोजिट जो पार्टी है या ऑपोजिट जो कंट्री है वो सरेंडर करे, या फिर सामने वाले पक्ष की बात जो है बिना कुछ कहे बात मान ले, सरेंडर करे या सामने वाले पक्ष की बात मान ले। इस तरह हम युद्ध से बच सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये भी अपना सकते हैं कि हम जो है वो सामने वाली पार्टी को इतना ज्यादा डरा दें कि वो खुद ब खुद अपने कदम पीछे कर ले, या हम ऐसा कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को इतना ज्यादा डरा दे, या फिर युद्ध का इतना बड़ा माहौल क्रिएट कर दे, युद्ध से होने वाले खतरे इतने ज्यादा माहौल बना दे, इतने ज्यादा बता दे कि सामने वाली पार्टी खुद ब खुद पीछे हट जाए। युद्ध का माहौल बनाना, युद्ध के खतरे का, या आप ये लिखो युद्ध से होने वाले नुकसान बताना, युद्ध से होने वाले नुकसान बढ़ाना, युद्ध से होने वाले नुकसान बताना। सामने वाली पार्टी को युद्ध से होने वाले इतने ज्यादा नुकसान सामने दिखा दो, इतने ज्यादा नुकसान बता दो कि वो खुद ब खुद अपने कदम पीछे हटा ले। दूसरा हम ये कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि युद्ध ठनना ही है, मतलब युद्ध ठन गया है, युद्ध होना ही है और कोई इलाज नहीं है, कोई संधि कोई एग्रीमेंट काम नहीं आ रहा, युद्ध अब होगा ही होगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो युद्ध में हमेशा सेल्फ डिफेंस को प्रायोरिटी दें। किसको प्रायोरिटी दें? सेल्फ डिफेंस को प्रायोरिटी दें।
कि सेल्फ डिफेंस को प्रायोरिटी देना या स्वयं की रक्षा करना। तीसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि अगर युद्ध होना ही है, युद्ध ठन चुका है, तो हम किसको प्रायोरिटी दें? सेल्फ डिफेंस को, यानी युद्ध करना ही है तो खुद को बचाए ना, खुद को बचाने या लोगों को बचाने के लिए युद्ध करें, ना कि किसी को मारने के लिए युद्ध करें। हम तीसरा तरीका ये अपना सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि डिटरेंस या अवरोध, हम डिटरेंस या अवरोध की बात कर रहे हैं और हम ये जानना है कि अब ये जो डिटरेंस या अवरोध होता क्या है, डिटरेंस का मतलब क्या होता है। तो कोई भी देश जब अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है या अपनी सुरक्षा नीति बनाता है, उसमें जब युद्ध को कम करने की बात जो की जाती है, युद्ध को कम करने की जो आशंका या युद्ध की आशंका को कम करना, युद्ध की एप्रीहेंशन को, युद्ध के डर को कम करने की जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसे अवरोध कहा जाता है। यानी कि युद्ध को कम करने की या युद्ध के डर को कम करने की जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसे हम डिटरेंस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अवरोध कहते हैं। युद्ध की आशंका को कम करना, युद्ध की आशंका कम करना, युद्ध की आशंका को कम करना क्या कहलाता है? डिटरेंस या अवरोध कहलाता है। युद्ध की आशंका को कम करने की सुरक्षा नीति डिटरेंस या अवरोध कहलाती है। इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट जिसे हम अवरोध कहते हैं वो कंप्लीट होता है। हमारा पहला पॉइंट जिसे हम क्या कह रहे हैं? अवरोध कहते हैं, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे हम युद्ध वगैरह से बच सकते हैं, युद्ध की आशंका को या युद्ध के खतरे को कम किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है शक्ति संतुलन। दूसरा पॉइंट क्या है? शक्ति संतुलन, या हम इसे पावर बैलेंस भी कह सकते हैं। हम इसे इंग्लिश में पावर बैलेंस कहते हैं, शक्ति संतुलन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के बराबर अपनी पावर को बैलेंस करना। जैसे हमारे पास अगर मान लो 200 के अप्रोक्स 200 के पास न्यूक्लियर वेपन है और किसी कंट्री के पास अगर 300 है, तो हम उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम अपने वाले 200 को बढ़ाकर 300, 350 तक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम किसी और कंट्री के बराबर पावर को बैलेंस कर सके। और खासकर इंडिया जैसी कंट्री जिसके आस पड़ोस के अंदर ऐसे देश हैं जिनसे हमें खतरा है, तो हम उन देशों के साथ एटलीस्ट पावर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम उनके साथ अपना शक्ति संतुलन बिठाने की कोशिश जरूर करेंगे। शक्ति संतुलन का या पावर बैलेंस का मतलब ये होता है कि किसी अदर कंट्री के साथ या ऐसे देश जिससे हमें कभी इन फ्यूचर खतरा हो सकता है, भविष्य में हमें लगे कि उनसे हमें खतरा हो सकता है, उन देशों के साथ अपनी शक्ति का संतुलन बनाना। उनके पास जितनी मिलिट्री है उतनी मिलिट्री रखना, उनसे ज्यादा ही रखना एटलीस्ट। उनके पास जितने वेपन्स है उतने वेपन्स रखना, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, इस तरह हर मिलिट्री को देखते हुए अपनी मिलिट्री को क्या करना? बैलेंस करना, पावर बैलेंस कहलाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे गठबंधन बनाना। तीसरा पॉइंट क्या होगा? गठबंधन बनाना या फिर अलायंस क्रिएट करना। गठबंधन बनाना या फिर अलायंस क्रिएट करना। गठबंधन बनाना या फिर अलायंस क्रिएट करना। अब अलायंस या गठबंधन का मतलब क्या होता है? ऐसा कंट्रीज पता है कब करती है? ऐसा कंट्रीज तब करती है जब उनको लगे कि हमें किसी देश से कभी खतरा हो सकता है। तो वो कंट्रीज क्या करती है कि उनको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर हमें कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, इन फ्यूचर भविष्य में हमें कोई बड़ा खतरा फेस करना पड़ सकता है। जब भविष्य में हमें कोई बड़ा खतरा फेस करना पड़ सकता है, तो उस बड़े खतरे से निपटने के लिए कंट्रीज अलायंस बनाती है, गठबंधन बनाती है। और बनाती कैसे है? उस कंट्री के साथ गठबंधन बनाए जाते हैं जिसके साथ हमारे बेनिफिट्स मैच हो रहे हो, जिसके साथ हमारे हित मिल रहे हो, जिसके साथ हमारे क्या मिल रहे हो? जिन देशों के साथ हमारे हित मिलते हो, जिनके साथ हमारा वेलफेयर मैच हो रहा हो, वेलफेयर मिल रहा हो, हित मिल रहा हो, हम उसे क्या कहेंगे? गठबंधन कहेंगे। मान लो कि हमारा किसी कंट्री के साथ, जैसे कि हमने ग्रुप बनाया है, जैसे हमने शार्क बनाया हुआ है, दक्षेश जिसे हम कहते हैं, हमने दक्षेश बनाया हुआ है, दक्षेश ग्रुप बनाया 1985 में काठमांडू जिसका हेडक्वार्टर है, हमने शार्क बनाया हुआ है। अब जब हमने शार्क की स्थापना की हुई है, हमने शार्क क्यों बनाया? ये एक अलायंस है, ये गठबंधन है, क्यों बनाया? हम आपस में जिन कंट्रीज को बनाया है उनके वेलफेयर मैच हो रहे हैं, उनके हित आपस में मिल रहे हैं, उनको सेम कंट्रीज से खतरा है, उनके लिए सेम चीजें थ्रेट है, सेम उनके लिए खतरे हैं। तो ऐसे कंट्रीज अपने जो ग्रुप्स बनाती है जिनके खतरे समान हो, जिन पर आने वाली मुसीबतें समान हो, जिनके हित आपस में मिल रहे हो, ऐसे बनाए जाते हैं अलायंस। इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में भी दिया हुआ है। जैसे कि अमेरिका जो है वो पहले उग्रवादियों को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, अमेरिका उनके खिलाफ हो गया। मतलब पहले जब उसका वेलफेयर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका वेलफेयर कहीं और था, तो वो उग्रवादियों को सपोर्ट कर रहा था, एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 की घटना हुई थी ना, 9/11 की घटना हुई थी, इस 9/11 की घटना के होते ही अमेरिका ने उन उग्रवादियों के अपोजिट हो गया, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ हो गए थे। ठीक है। इस प्रकार कंट्रीज क्या कर रही है? जहां पर उनके वेलफेयर मिल रहे हैं, जहां पर उनके हित मिलते हैं, उनके साथ अलायंस करती है, गठबंधन बनाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इस प्रकार हमारे जो युद्ध या फिर इंटरनल थ्रेट, इंटरनल में भी कौन सा थ्रेट? एक्सटर्नल, सॉरी,
अपने जो ट्रेडिशनल थ्रेट चल रहे थे, ट्रेडिशनल थ्रेट में हम पढ़ रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की हमने बात की कि ऐसे खतरे जो हमारे देश के अंदर ही पैदा होते हैं, जो हमारे देश के अंदर ही बनते हैं, जैसे आर्म्ड एक्शन हो गया, हथियारों की कोई लड़ाई हो गई, कोई सिविल वॉर हो गया, ऐसे खतरे भी हमारे देशों में आते रहते हैं। श्रीलंका का सिविल वॉर का एग्जाम्पल लो आप, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का एग्जाम्पल लो आप, या भारत के अंदर कोई और छोटा मोटा कंफ्लिक्ट हो गया हो, किसी बड़े पार्ट में कंफ्लिक्ट हो गया हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आर्म्ड एक्शन चलते रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, इन्हें इंटरनल थ्रेट कहते हैं। और एक्सटर्नल थ्रेट जो अभी हमने बात की युद्ध की या वॉर की, तो वॉर से बचने के हमने तरीके देखे। सबसे पहले हमने अवरोध देखा, डिटरेंस देखा, पावर बैलेंस देखा, अलायंस ब्रेकिंग देखा या क्रिएट अलायंस देखा, अलायंस क्रिएट करना देखा। इस प्रकार हम युद्ध के या ट्रेडिशनल थ्रेट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के थ्रेट से बचने के हमने चीजें जो है सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज है हमने वो देख ली। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी है, ये जो सुरक्षा है, इसके कौन कौन से ऐसे टाइप्स हो सकते हैं कि इस सुरक्षा के ट्रेडिशनल जो खतरे हैं उनसे बचने के लिए इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, इंडिया ने कौन कौन सी संधियां, इंडिया क्यों, पहले हम दुनिया की बात करते हैं, इंडिया की लास्ट में बात करेंगे। दुनिया ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इन ट्रेडिशनल थ्रेट से बचने के लिए। ट्रेडिशनल थ्रेट हमने अभी अभी यहाँ लिखा था ना, ट्रेडिशनल थ्रेट, यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल थ्रेट लिखा था, यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल थ्रेट लिखा। अब इस ट्रेडिशनल थ्रेट से बचने के लिए दुनिया ने क्या कदम उठाए हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक वर्ड आता है न्याय युद्ध, एक वर्ड आता है न्याय युद्ध, एक वर्ड आता है न्याय युद्ध, मीन्स ऑफ वॉर, एक वर्ड आता है मीन्स ऑफ वॉर, मीन्स ऑफ वॉर या फिर ये न्याय युद्ध क्या है। सिंपल सा वर्ड है, सिंगल वर्ड में एक लाइन में हमसे पूछा जा सकता है कि न्याय युद्ध या मीन्स ऑफ वॉर से आप क्या समझते हैं। न्याय युद्ध या फिर मीन्स ऑफ वॉर का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें अगर युद्ध करना पड़ रहा है ना, एक ऐसा युद्ध जिसमें हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, जिसमें हम लड़ रहे हैं तो किस लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या फिर लोगों को बचाने के लिए, या फिर लोगों को बचाने के लिए। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की बात करें, हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तरफ ढाल पड़ी है, एक तरफ तलवार पड़ी है, हमें युद्ध लड़ना है, तो अगर हमें युद्ध लड़ने में प्रायोरिटी किसको देंगे, हम ढाल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ढाल को, मतलब हमें बचने के लिए युद्ध करना है, ना कि किसी को मारने के लिए युद्ध करना है। ऐसे युद्ध को न्याय युद्ध कहा जाता है, ऐसे युद्ध को न्याय युद्ध कहा जाता है जिसमें हम खुद को बचाने के लिए या फिर जनता को बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए या फिर किसी को भी बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, डिफेंस के लिए युद्ध कर रहे हैं, उसे न्याय युद्ध कहते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी शत्रु ने या किसी ऑपोजिट पार्टी ने सरेंडर कर दिया है तो उस पर वार नहीं करना, किसी के पास अगर वेपन नहीं है तो उस पर वार नहीं करना। होता है ना, जैसे इंडियन ट्रेडिशन में पुराने टाइम से चला रहा है कि सामने वाली पार्टी, विपक्षी के पास, शत्रु के पास अगर हथियार नहीं है तो हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसी ने सरेंडर कर दिया है, कोई शरण में आ गया है तो उस पर वार नहीं करना। कोई बीमार है या ऐसी किसी स्थिति में है जो सामने से लड़ नहीं सकता तो उस पर कभी वार नहीं करना। ये न्याय युद्ध के कुछ रूल्स होते हैं। न्याय युद्ध के क्या होते हैं, मीन्स ऑफ वॉर के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और मीन्स ऑफ वॉर का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया कि ऐसा वॉर जिसे हम सिर्फ डिफेंस के लिए लड़ते हैं, खुद की या जनता की, पब्लिक की रक्षा के लिए कर रहे हैं, उसे न्याय युद्ध कहते हैं, मीन्स ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वर्ल्ड ने। सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से स्टेप लिए हैं वर्ल्ड ने। सिक्योरिटी के लिए 3 स्टेप उठाए हैं। कितने स्टेप उठाए हैं, 3 स्टेप उठाए हैं, 3 स्टेप लिए हैं। सबसे पहले जो स्टेप आता है उसे हम बोलते हैं डिसआर्मामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले आप इसे, उसे हम कहते हैं डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट या आप इसे ये कह लो निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट या आप इसे क्या कह लो, निरस्त्रीकरण। डिसआर्मामेंट हम कहते हैं डिसआर्मामेंट या निरस्त्रीकरण। अब ये डिसआर्मामेंट या निरस्त्रीकरण क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चाहे कोई कंट्री कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई कंट्री शेप, साइज, किसी भी प्रकार का, पावर में, हेजेमनी में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, किसी खास किस्म के हथियारों का यूज नहीं करेगा, किसी स्पेशल तरीके के, किसी स्पेशल वैरायटी के हथियार या वेपन्स नहीं बनाएगा, उनका यूज नहीं करेगा। किसी खास किस्म के हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, किसी खास किस्म के हथियारों पर प्रतिबंध, किसी खास किस्म के हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, किसी खास किस्म के या किसी स्पेशल वैरायटी के वेपन्स को बनाने या उनको यूज करने पर रोक लगाना ही डिसआर्मामेंट कहलाता है। डिसआर्मामेंट मींस किसी स्पेशल वैरायटी के वेपन्स को यूज करने पर रोक लगाना या बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना ही डिसआर्मामेंट कहलाता है। अब इसके अंदर भी हम 2 ट्रीटीज पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे BWC एंड CWC। BWC, CWC
बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन। अच्छे से आपको रट्टे मारने, अच्छे से आपको याद करना है। मैं एक बार इनकी फुल फॉर्म दोबारा अच्छे से लिख देती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे BWC की और फिर बात करेंगे CWC। BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, या फिर आप इसे कह सकते हो जैविक हथियार संधि। हिंदी में क्या कहेंगे? जैविक हथियार संधि। उसके बाद आता है केमिकल वेपन कन्वेंशन। उसके बाद क्या आता है? केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन। रासायनिक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन। जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि। अब ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है ये कब हुई थी? 1972 में। कब कंप्लीट हुई? 1972 में। 1972 के अंदर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कंप्लीट होता है और इस कन्वेंशन के अंदर तकरीबन 151 कंट्रीज एग्री करती हैं, तकरीबन 151 देश। सीधे सीधे सिंगल फैक्ट पूछे जाएंगे कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पर कितने देशों ने साइन किए, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ, BWC की फुल फॉर्म क्या है। इस प्रकार आपको फैक्ट टू फैक्ट याद करना है, तथ्य के अनुसार याद करें, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, 151 कंट्रीज ने इस पे साइन किया था। बात करते हैं दूसरे की, केमिकल वेपन कन्वेंशन या रासायनिक हथियार संधि। अब ये जो रासायनिक हथियार संधि थी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992। 1992 के अंदर होती है केमिकल वेपन कन्वेंशन और इस पे साइन करते हैं 181 कंट्रीज, 181 कंट्रीज। सॉरी गाइस, इसमें 151 आएगा, सॉरी 155 आएगा, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। 1972 के अंदर जो एग्रीमेंट होता है जिसे हम बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कहते हैं, उस पे 155 कंट्रीज साइन करती है, ना कि 151। 181 कंट्रीज जो है वो 1992 के एग्रीमेंट जिसे हम केमिकल वेपन कन्वेंशन करते हैं उसे साइन करती है। ओके, आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारे इस खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया था ना, उसे हम कहते हैं निरस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट, और उसमें दो तरह के एग्रीमेंट्स कंप्लीट किए जाते हैं, BWC एंड CWC। अच्छे से इनको याद करें। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसे हम क्या कहेंगे? दूसरा पॉइंट था हमारा आर्म्स कंट्रोल। दूसरा पॉइंट क्या था? आर्म्स कंट्रोल। दूसरा पॉइंट था हमारा आर्म्स कंट्रोल, या हम इसे अस्त्र नियंत्रण भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल। अब ये अस्त्र नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल क्या है? इसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी तरह के हथियार हो, उनको बनाने, उनको रखने, उनको डेवलप करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे। हथियारों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, आप इतना याद रख लें, हथियारों के लिए कुछ कायदे कानून बनेंगे, कुछ कायदे कानून बनेंगे, कायदे कानून होंगे, उनको मानना होगा। यानी कि ये जो आर्म्स कंट्रोल है या जो अस्त्र नियंत्रण है, उसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ खास किस्म के हथियारों या किसी भी प्रकार के हथियारों को रखने, बनाने या डेवलप करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, कुछ नियम कानून, कुछ कायदे कानून होंगे, उनको फॉलो करना होगा। इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे 1972 की एवियम ट्रीटी, 1972 की एवियम ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसमें आती है एक शाल्ट, एक आती है स्टार्ट, इसमें एक आती है स्टार्ट। अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे एवियम ट्रीटी 1972, शार्ट, स्टार्ट, ये आपको याद रखने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी में वो हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने एनपीटी पढ़ी थी, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको एनपीटी पढ़ाया था ना, इसमें वो एनपीटी साइन हुई है। ये एनपीटी इसीलिए थी कि हम जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए किस प्रकार कितने बना सकते हैं, उनको कैसे बनाना है, कैसे रखना है, कुछ रूल्स बनाए। अब ये एनपीटी इसी के अंदर करनी है, हालांकि हम एनपीटी पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा और ध्यान दें, एनपीटी 1968, और जिसमें कहा क्या गया था कि 1967 से पहले कोई भी जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं सो बना लिए हैं, आगे कोई नहीं बनाएगा।
आगे अगर बनाने तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये थी एनपीटी। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट इस प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? तीसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, या आप इसे हिंदी में विश्वास बहाली भी कह सकते हो। विश्वास बहाली भी कह सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या फिर विश्वास बहाली। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या फिर विश्वास बहाली। इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रीज जो है वो एक दूसरी जो कंट्रीज आपस में क्या करती है, अपने डेटा को शेयर करती है। नॉर्मल डेटा, ऐसे नहीं कि कुछ टॉप सेंसिटिव डेटा है और उन्हें हम कंट्रीज को बताए जा रहे हैं, नहीं। नॉर्मल डेटा जो है, नॉर्मल फैक्ट्स जो है उनको शेयर करती है, जिससे क्या होता है कंट्रीज का एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है। हम नहीं करते, अगर किसी का राज जानना है या किसी की कोई खास बात जाननी है तो पहले उसे कुछ राज की बात बताओ, फिर वो अपने राज हमारे सामने खोलेगा। ऐसा करते हैं ना, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। उसी प्रकार कंट्रीज भी इस पॉलिसी को फॉलो करती है कि अगर हमें ये जानना है कि सामने वाली कंट्री भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकती है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। पहले उन्हें अपने बारे में कुछ बताते हैं, फिर वो अपने बारे में हमको कुछ बताते हैं, हम अपने डेटा को ऐसे शेयर करते हैं, अपनी कुछ पॉलिसीज को शेयर करते हैं। उसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या विश्वास बहाली, जिससे पता चलता है कि कोई कंट्री हमारे लिए भविष्य में खतरा बनेगी या नहीं बनेगी, या हम ऐसे अंधा भरोसा करके बैठ जाए। और अंधा भरोसे की गलती हम एक बार पहले चीन के साथ कर चुके हैं, तो दोबारा ऐसा रिस्क हम लेंगे नहीं। ठीक है, इस प्रकार हमारी सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंप्लीट होती है। हमने ट्रेडिशनल थ्रेट पढ़े, ट्रेडिशनल थ्रेट से बचने के तरीके पढ़े। अब हम बात करने वाले हैं नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। इसको एक बार इरेज करते हैं और नॉन ट्रेडिशनल पर बढ़ते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल इन द सेंस आप क्या समझते हैं? अपरंपरागत खतरे से आप क्या समझते हैं? अपरंपरागत खतरा, कैसा खतरा? नॉन ट्रेडिशनल की बात करें, अब ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, या फिर आप इसे अपरंपरागत खतरा भी कह सकते हैं, अपरंपरागत खतरा। अब आप नॉन ट्रेडिशनल से क्या समझते हो? यानी ऐसे खतरे जो बहुत पुराने नहीं है, जो अभी अभी हमारे सामने आने लगे, जिन खतरों से हम अभी अभी रूबरू हो रहे हैं। ऐसे कोई एक आध खतरे के एग्जाम्पल आपको याद होंगे कि कौन से खतरे हैं जो बहुत पुराने नहीं है, जो अभी अभी सामने आए हैं, जिसका हम एक ताजा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आतंकवाद। ताजा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आतंकवाद। कितना पुराना मान सकते हो? कितना पुराना? 47 में बने हैं। हमारा जो बिल्डिंग है, हम जो बने हैं, नेशन इंडिपेंडेंट बने हैं 47 में बने हैं। उससे आप 20 से 25 साल पुराना मान लो। अगर कोई खतरा आया ही है तो मुझे भी नहीं लगता, मैं तो ये मान के चलती हूँ 47 के बाद से ही हमारे देश में ये जो टेररिज्म अटैक होने लगे हैं, टेररिस्ट अटैक होने लगे हैं, और पूरी दुनिया इन खतरों को 1947 के बाद से ही जान रही है। तो ये खतरा कोई पुराना नहीं है। होता क्या है टेररिज्म, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। आज का बच्चा टेररिज्म से वाकिफ है। टेररिज्म में ही आता है टेरर शब्द, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का डर पैदा करना, किसी भी प्रकार का डर पैदा करना। टेररिज्म का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया पे अटैक करके भारत को डराया ही तो जाता है, भारत का नुकसान ही तो किया जाता है। या किसी भी कंट्री पे ले लो, अगर टेररिज्म अटैक हो रहा है तो उनको डराया ही तो जा रहा है, उनको डराया धमका, उनके मन में डर खौफ पैदा किया जा रहा है, वही तो टेररिज्म कहलाता है। और टेररिस्ट अटैक करने वाले हाईजैकिंग करते हैं, बॉम्ब लगाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों को बॉम्बिंग करते हैं, ट्रेन हाईजैक कर ली, प्लेन हाईजैक कर ली। आजकल प्लेन हाईजैक करना तो उनके लिए कॉमन सी बात हो गई है, प्लेन हाईजैक करना। ठीक है, हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो टेररिज्म का मतलब होता है डर पैदा करना, और लोग डर पैदा करने के लिए बॉम्बिंग करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, और इसके अलावा हाईजैकिंग करते हैं ना ऐसा, तो इसी को हम टेररिज्म कहते हैं। इसके एग्जांपल आपको पता है 9/11 की घटना, अमेरिका की 26/11 की घटना, भारत जानते हैं आप इसे, ताज होटल पर अटैक हुआ था। ताज होटल पर अटैक हुआ था 26/11 में। 9/11 की घटना अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दुनिया का खतरनाक हमला माना जाता है, पढ़ा ना हमने। अब हमारा 3rd चैप्टर कट है जर्मनी वाला, वरना मैं आपको 9/11 की घटना बहुत अच्छे से पढ़ाती, लेकिन हम अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा पहला थ्रेट कौन सा, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में पहला थ्रेट हमने पढ़ा इसका, टेररिज्म का। बात करते हैं दूसरे की। ऐसे बहुत से खतरे हैं जो आप नहीं जानते अच्छे से, या जो अभी अभी सामने आए हैं। दूसरा एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग। ये कब का खतरा है भाई? वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक
ताप वृद्धि, दुनिया दिनों दिन गर्म होती जा रही है, धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है। सर्दी गर्मी के महीनों में देख लो, गर्मी के महीने बहुत होते हैं, हमें तो लगता है साल के 5-6 महीने तो हम गर्मी में निकालते हैं। सर्दी का क्या है, 5 मुश्किल से होते तो 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने, लेकिन हम कितने महीने सर्दी में गुजारते हैं, बिताते हैं, मुश्किल से 2 महीने, और 2 महीने में पूरे सर्दी पड़ती नहीं है। आप इसी साल की सर्दी का एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है, धरती पर गर्मी के महीने इंक्रीज होते जा रहे हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही है, गर्मियां हद से पार बढ़ती है। हर साल हम कहते हैं डेटा, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा, इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा, ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ही बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नुकसान, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, ओजोन लेयर में हॉल बताया गया है, ओजोन लेयर सीएफसी बढ़ रही है, एसी हर दूसरे घरों में लग रहे हैं, एसी कम हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, एसी सीएफसी हर दूसरे घर में, हर दूसरे कमरे में एसी लग रहा है, लोगों को चाहिए। इससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने से वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। अब जो वाटर लेवल इंक्रीज होने से जो किनारे जो कंट्रीज है, यानी पानी के जो किनारे कंट्रीज है, जो कोस्टल सिटीज है, कोस्टल कंट्रीज है, उनके डूबने के चांसेस बन रहे हैं, वो कंट्रीज डूबते जा रहे हैं दिनों दिन। कहते हैं 50 तक मालदीव डूब जाएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है डेटा, मैंने कोई बताया नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, इस खतरे को तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, मानवाधिकार, ये सारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हैं, पुराने नहीं हैं, नए नए खतरे हैं जो अभी भी सामने आ रहे हैं। अपने बूढ़े बुजुर्गों को कहोगे ये क्या चीज है, हमने तो नाम ही नहीं सुने इनके, वो तो ऐसा बोल देंगे। अगर उनको ह्यूमन राइट्स बता के देख लो, आप अपने घर के बुजुर्गों को ह्यूमन राइट्स बता के देख लो, कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। ये ऐसे कहते हैं कि हमारे घर के बुजुर्गों तक को नहीं पता, तो इतने पुराने नहीं है ये, ठीक है। इसलिए हम इन्हें नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट कहते हैं, अपरंपरागत खतरे जो पुराने नहीं होते। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इसके भी 3 राइट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और इसकी 3 कोटियां बताई गई, सोशल बताए गए ना। तो ह्यूमन राइट्स भी कोई पुरानी चीज नहीं है, ये इंसानों पे नए नए खतरे, जेल में रहने वालों लोगों पे खतरे, हर चीज पे खतरे, ये हम अब देख रहे हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं है। तीसरा जेनोसाइड, चौथा सॉरी जेनोसाइड, अब ये जेनोसाइड क्या होता है? जनसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा मार देना, बहुत सारे लोगों का एक साथ इकट्ठा मर जाना, संहार होना, जनता का एक साथ मर जाना। रवांडा के अंदर जनसंहार का एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को एक साथ मर जाना या मार देना क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। और ऐसी घटनाएं अब बहुत हो रही है सामने, बहुत सारी गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान के स्कूलों का एग्जाम्पल लो, बहुत सारे बच्चों को मार दिया जाता है, महिलाएं पढ़ने की कोशिश करें, महिलाओं को मार दिया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं अफ्रीकन और इन कंट्री, मिडिल एशियन कंट्री में, ठीक है। जेनोसाइड, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। इसके बाद हम बात करें 5वें पॉइंट की, इन्हें मैं रेज कर दूं कि आप समझ गए होंगे शायद। 5वें नंबर पे बात करें एपिडेमिक्स, महामारियां। ये महामारियां कोई ज्यादा पुरानी है क्या? कब से आई जा रही है? हमने पुराने से पुरानी महामारी का नाम भी प्लेग सुना है, चेचक सुना होगा। ज्यादा पुरानी से पुरानी महामारी प्लेग का नाम सुना है, वो भी कोई 1930-40 के आसपास आई होगी, 1920-25 के आसपास बता देती हूँ डेटा इसका। प्लेग सबसे पुरानी महामारी सुनी है। उसके बाद अभी अभी हमने कुछ साल पहले कोरोना को फेस किया है, एपिडेमिक्स की। और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, ऐसी एपिडेमिक्स बंद हो जाएगी? ये वायरस जो फैल रहे हैं, ये वायरस जो बन रहे हैं, बंद हो जाएंगे? लोगों का खान पान जो बिगड़ रहा है, ये वायरस की तरह है, एक तरह से हर तरह से हमें ये वायरस खराब कर रहे हैं। महामारियां फैल रही है, अलग अलग ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके कभी नाम ही नहीं सुने हैं हमने, ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही है। कभी जानवरों में फैले जा रही है, कभी इंसानों में फैल रही है, कभी इंसान जानवरों से इंसानों में आ रही है, कभी जानवरों से इंसानों में आ रही है। जैसे कोरोना वायरस फैला, जैसे बर्ड फ्लू फैलता है, जैसे स्वाइन फ्लू फैलता है, ऐसी बीमारियां इन्हें एपिडेमिक्स कहते हैं और भयंकर तरीके से फैलती है ये। और ये कोई बॉर्डर भी नहीं देखती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की बॉर्डर आ गई तो चलो मैं रुक के वापस मुड़ जाती हूँ। कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है कि बॉर्डर देख के चलो मैं वापस चल पड़ती, इससे आगे तो कोई और देश आ गया। नहीं, ना कोई बॉर्डर पहचानती है, ना कुछ और पहचानती है, बस फैलती है। उन्हें हम एपिडेमिक्स या महामारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 6ठे पॉइंट की, पॉवर्टी।
सबसे बड़ी महामारी हम इसी को कहते हैं, जो गरीबी दिनों दिन फैलती जा रही है ना, दिन ब दिन गरीबी फैलती जा रही है, इसी को कहते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, खाने का सामान हमारे देश में, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड जो है कम होते जा रहे हैं, फूड क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, खाद्यान्न संकट आ रहा है, खाने की जमीनें बची नहीं है, जनता बढ़ती जा रही है, हम उनको खिलाएंगे क्या? गरीबी तो ऑटोमेटिक सी बात है, बढ़नी है। कंट्रीज के अंदर, देशों के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और गरीबी भी बराबर बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इनइक्वालिटी, साथ में भी बात करें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम बात करें आर्थिक असमानता की। सिंपल सी लाइन आपने बार बार सुनी होगी, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अमीर दिनों दिन और अमीर होता जा रहा है, वो अपने गरीबों का फायदा उठाकर जैसे भी अपने बेनिफिट्स कमाकर और बढ़ता जा रहा है, और जो गरीब है वो दिनों दिन और गरीब होते जा रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो दिनों दिन इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी को हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं, आर्थिक असमानता कहते हैं। और ये सिर्फ अपने देश में नहीं होता, दुनिया के हर कंट्री के अंदर यही कंडीशन है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है, वहां सब जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें, अब आपकी बुक के अंदर एक और भी एग्जांपल दिया गया है नेचुरल डिजास्टर का। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और इस प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, और भी कई चीजें जो नेचर हमें जो हमें नेचर से हो रही है, या नेचर डिजास्टर हम जिसे कहते हैं, भूकंप आना, सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब चीजें भी इंसानों को परेशान कर रही है, और ये भी बाउंड्रीज नहीं देखती है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से विस्थापन होते हैं, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, विस्थापन हो रहे हैं। अब हम विस्थापन के भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं। हम शरणार्थी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? रिफ्यूजी, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के पीछे उनके इच्छा नहीं, उनकी मजबूरी होती है। किसी देश में युद्ध चल रहा है, कहीं पर महामारी आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वहां के लोग क्या वहीं टिक के बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं, विस्थापित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मजबूरी के कारण। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। मजबूरी के कारण अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई लोग जा रहे हैं, और मजबूरी क्या हो सकती है? युद्ध हो सकता है, सुनामी हो सकती है, एपिडेमिक्स हो सकती है, कोई भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस वजह से जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें आप्रवासी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आना आप्रवासी कहलाता है। आपकी बुक में दिया गया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, आंतरिक रूप से विस्थापित जन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक बार पूछ लिया गया कि आंतरिक रूप से विस्थापित किसे कहते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित, आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित जन या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट या आंतरिक विस्थापित जन हम किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उन्हें हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में कोई प्रॉब्लम आई तो हम गुजरात चले जाएंगे, गुजरात वाले को कोई प्रॉब्लम आई तो महाराष्ट्र की ओर खिसकेंगे। तो ये हो तो हमने देश के अंदर ही रहे ना, बॉर्डर तो क्रॉस नहीं की, बाहर तो किसी देश में नहीं गए। तो इसी को हम इंटरनल कहते हैं, आंतरिक विस्थापन कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में जाना। जैसे कश्मीरी पंडित जो थे, जब उन्हें जम्मू कश्मीर से निकाला गया था, तो वो भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों में बस गए थे। वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का। अच्छे से याद करो, क्योंकि एक बार आ चुका है, दोबारा आने में कोई बुराई नहीं है फिर, ठीक है। इस प्रकार हमने आज जो बीमारियां पढ़ी, ये जो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, ये हमारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट के एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल है? नॉन ट्रेडिशनल या अपरंपरागत खतरे पढ़ाए हैं मैंने आपको सारे। और एक बात बता दूं, ये जो अपरंपरागत खतरा है ना, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, जब हम युद्ध लड़ रहे थे तब हमने कहा था कि जनता की रक्षा करो, राज्य की रक्षा करो, जनता की रक्षा करो, राज्य की रक्षा करो, और युद्ध में होता है राजा की रक्षा करो। लेकिन अब हम नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन सिक्योरिटी तो करेंगे, मानवता की रक्षा तो करेंगे, मानवता की रक्षा, मानवता की रक्षा, और यहां पर आती है विश्व की रक्षा, विश्व की रक्षा। अब ये जो हमने अपरंपरागत खतरे पढ़े हैं ना, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, कोई छोटी मोटी जगहों के खतरे नहीं है, ये तो पूरे विश्व के लिए खतरा है।
ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, तो पूरे विश्व की रक्षा की जरूरत है। बाद में हमने जो पॉइंट पढ़े ना, वो हमारे पूरे विश्व के खतरे हैं, इसलिए हमें पूरे विश्व की रक्षा करनी है। सिर्फ ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं करनी है, सिर्फ मानव की रक्षा नहीं करनी है, बल्कि मानवता की रक्षा भी करनी है। यहाँ हमने मानवता की रक्षा करनी है, ह्यूमैनिटी की रक्षा करनी है, मानवता को बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, ग्लोबल सिक्योरिटी करनी है। इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखें। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के 2 पॉइंट्स कौन कौन से। नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या अपरंपरागत सुरक्षा की जो धारणा है, उस धारणा के 2 पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं मानवता की रक्षा, विश्व की रक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी या ह्यूमैनिटी की सिक्योरिटी कह लो आप, ह्यूमैनिटी की सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी। अच्छे से याद करो, हमें यहाँ पर मानवता की और विश्व की रक्षा करनी है। पहले हम सिर्फ इंसानों को बचा रहे थे, युद्ध में हम सिर्फ इंसानों को बचा रहे थे, यहाँ हम इंसानियत को बचाएंगे, यहाँ हमें इंसानियत को बचाना है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के जब खतरे आए तो इन तरह के खतरों से बचा कैसे जाए। इन तरह के खतरों से बचने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा पॉइंट हमारी बुक में दिया गया है कि इस ऐसे खतरे आए ना, तो हमें अकेले अकेले नहीं निपट सकते। अब कोई अकेला देश है ऐसे खतरों से कैसे निपट लेगा। कोरोना से क्या सिर्फ इंडिया निपट सकता है, या नरेंद्र मोदी जी कहेंगे सब पीछे हट जाओ, मैं अकेला सब संभाल लूंगा, नहीं कर सकते। तो ऐसे खतरे जब आए तो पूरी दुनिया को साथ मिलना पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेशन रखो, बायलैटरल एग्रीमेंट करो, द्विपक्षीय समझौते करो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करो, अंतरराष्ट्रीय समझौते करो, अंतरराष्ट्रीय समझौते किए जाएं, द्विपक्षीय समझौते किए जाएं, बायलैटरल एग्रीमेंट किए जाएं, द्विपक्षीय समझौते किए जाएं, अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने बॉन्ड शेयर करो, अपने अच्छे रिश्ते स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाओ, सहयोगात्मक रिलेशन बनाओ, मोटिवेशनल लोगों की बातें मानी जाए, जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ऐसे लोगों को मोटिवेशन बनाया जाए, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जिनकी लोग बात मानते हैं। ऐसे काम अगर किए जाएंगे तब जाके इन खतरों से बचा जाएगा। दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, दुनिया जब एक साथ आएगी, यूनिटी बनेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लोग दुनिया बैठेगी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में दुनिया बात करेगी, ट्रीटीज करेगी, समझौते किए जाएंगे इंटरनेशनल और बायलैटरल, तब जाके हम इन जैसे खतरों से निपट सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट अंतिम आखिरी पॉइंट बनता है इस पूरे चैप्टर का कह लो या इस टॉपिक का कह लो, स्टेप्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया ने सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, भारत ने सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, या भारत ने पूरी सुरक्षा हमने पढ़ ली। और मैंने आपको पहले दिन से बता रखा है कि चाहे कोई सा चैप्टर पढ़ लो, इंडिया के साथ तो बात करनी ही पड़ेगी, इंडिया से डील तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम ये बताएंगे कि इंडिया ने सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए। सबसे पहला कदम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करो, अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करो। इंडिया ने पहले क्या किया, अपनी सैन्य क्षमता मजबूत की, अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करो, अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करो, मिलिट्री पावर को बढ़ाओ, सैन्य क्षमता को मजबूत करो। कारण, क्योंकि इंडिया जो है अब से पहले 4 बड़े बड़े युद्ध पाकिस्तान के साथ और 1 बड़ा युद्ध चीन के साथ लड़ चुका है। 1962 चीन के साथ वॉर हुआ। और बात करें पाकिस्तान, सबसे पहले 47-48 में लड़ाई लड़ी थी, कबायली अटैक हुआ था। एक चैप्टर आएगा तब उसमें समझाऊंगी कबायली वॉर क्या था। तुम्हारी किताब में नाम नहीं है, लेकिन हम उसे इस नाम से, इस टाइटल से पढ़ेंगे। आपकी किताब में तो उसे 47-48 का कॉन्फ्लिक्ट का है, लेकिन वो कबायली अटैक है, कबायली अटैक हुआ था। उसके बाद 65 में वॉर किया हमने पाकिस्तान के साथ, 71 में फिर वॉर किया हमने पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश को फॉर्म किया। उसके बाद 99 में कारगिल का वॉर भी हमने लड़ा, कारगिल वॉर लड़ा है ना हमने। तो 4 लड़ाई हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी है। अब जब हमारे ऐसे पड़ोसी हैं तो हमें पावर क्यों नहीं बढ़ानी भाई। जब ऐसे हमारे पड़ोसी है कि जब मर्जी युद्ध कर लो, जब मर्जी लड़ाई हो जाए, तो हमें अपनी मिलिट्री क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते मजबूत करो, अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ाओ, अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ाए। भारत ने अपने इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत किया है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बात की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रीटी की है, जो भी ट्रीटीज हुई है उन्हें फॉलो किया है, कोई रूल्स बनाए उसे फॉलो किया है, नियम कानून पर चले। हमने अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत किया है। शार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, यूएनओ, इन सब में हम अपने पार्टीशन रखते हैं, इन सब में हम अपना पार्ट फॉलो करते हैं, इन सब में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो भारत ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध भी क्या किए हैं, मजबूत किए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
इंटरनल आंतरिक विवादों को निपटाना, आंतरिक विवाद निपटाना, आंतरिक विवाद निपटाना। आंतरिक विवादों को भारत बाहर के देशों से तब निपटेगा ना जब हम अपने अंदर की लड़ाई को सॉर्ट आउट कर लें। तो ये पॉइंट हमारा ऐसा है कि भारत देश के अंदर जो छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ लड़ाई चल रही है, कोई राज्य आपस में लड़ रहे हैं, जैसे राज्य तमिलनाडु कर्नाटक पानी को लेकर लड़ाई हो रही है, कावेरी नदी को लेकर लड़ाई हो रही है, दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, ये जो छोटे मोटे विवाद है ना, इन्हें नेगोशिएशन से निपटाते हैं। भारत ने इन्हें बातचीत के साथ निपटाया है, भारत ने इन्हें बातचीत के साथ निपटाया है। इन्हें बातचीत के साथ जब हम अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट निपटा लेंगे, आंतरिक लड़ाई सुलझा लेंगे, तब जाकर हम बाहर अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे ना, बाहर की लड़ाइयां निपटाएंगे। इसलिए भारत ने अपने आंतरिक विवादों को बातचीत या नेगोशिएशन से सॉर्ट आउट किया है, निपटाया है। चौथा पॉइंट, आर्थिक विकास करना। चौथा पॉइंट ये है कि आर्थिक विकास, भारत ने अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया है, और अकेले अकेले नहीं, ऐसा नहीं, सारे राज्यों को बराबरी पे रखा है, सभी स्टेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया है, सभी राज्यों को बराबरी पे रखा है, और सबको साथ लेकर क्या किया है, विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। ये हमारे सुरक्षा को लेकर इंडिया ने 4 स्टेप्स उठाए हैं, आपको याद नहीं करने हैं, रट्टे मारने हैं इनको याद नहीं करना, इनको रट्टे मार लेना। ये वो 4 स्टेप है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर सिक्योरिटी, भारत द्वारा सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो ये प्रयास किए गए हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार हमारा सिक्योरिटी का पूरा चैप्टर कह लो चाहे टॉपिक कह लो, कंप्लीट होता है। इसमें इतने ही फैक्ट है जो आपके पढ़ने लायक है, इसमें और कुछ मेरे को ऐसा मिला नहीं। आप एक बार इस पे अच्छे से नजर मारें, इस क्लास को रिवाइज करके बार बार 2 से 3 बार तो जरूर देखें, ठीक है। इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।